जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, थोड़ा मेरे को अपने वीडियो का जो टॉपिक है वो इस तरीके से मतलब जो टॉपिक तो वही चलेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस मेनली जो रिलेटेड हैं और इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर दूसरे टॉपिक्स को भी हम यहाँ कवर करवाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं अपने स्क्रीन के ऊपर अपने बोर्ड के ऊपर वो क्लासेस नहीं ले पा रहा या वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि मुझे आउट ऑफ दिल्ली आना पड़ रहा है और इस टाइम मैं थोड़ा जयपुर में हूँ, तो इसलिए जो भी थोड़ा अगर आप नहीं झेल पा रहे इस चीज़ को तो प्लीज़ ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज अबाउट इट। कि आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, वो असलियत में टॉपिक है कि अफगानिस्तान की बर्बादी का कारण कौन है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर किसी के लिए है कि ये अफगानिस्तान जो है क्रिएट हो रही है सब चीज़ें हैं, क्या अफगानिस्तान शुरू से ऐसा रहा है या पिछले कुछ टाइम के अंदर ही ऐसा हो गया है, और असलियत में इसकी बर्बादी का कारण कौन है, कौन लोग हैं जिसकी वजह से आज के दिन वहां पर औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, हर किसी को बहुत बर्बादी की सिचुएशन देखनी पड़ रही है। यहाँ तक कि एक कॉमेडियन तक को नहीं छोड़ा, उसको गोली मार दी गई। हमारे जो दानिश सिद्दीकी पत्रकार थे बीबीसी के, उनको गोली मार दी गई, उनको तो बल्कि पकड़ा गया, और जहाँ तक ये है कि पकड़ने के बाद उनको टॉर्चर करने के बाद शायद गोली मारी गई है, क्योंकि वो बीबीसी की तरफ से न्यूज़ जो थे वो या रिपोर्ट कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कहीं ना कहीं मामला आता है कि इस बर्बाद देश क्या शुरू से ऐसा है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन ये कि दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप इस आईएएस पीसीएस के लिए आपको एनसीईआरटी के जो कंसेप्ट्स होते हैं उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के आप कुछ कर नहीं सकते। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, असलियत में हमारे पास कोई पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं है जो हम किसी शाहरुख खान या अक्षय कुमार को यहाँ पर डांस करवा के या एक खड़े करके आपको, या कोई बड़ी टीवी सीरीज डेवलप करवा के, आप नेट सीरीज को डेवलप करवा के आपको कहें कि हमारा कोर्स ले लीजिए। दोस्तों, टीचर हैं और टिपिकली एक टीचर हैं, तो हमारी बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा कि हमारे को कोई शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान या अक्षय कुमार आके नहीं बता सकता कि कैसे पढ़ना है। पढ़ने का काम हमारा है, वो एक्टर है, वो एक्टिंग अच्छे करते हैं। तो पढ़ाने का काम हमारा है, तो टीचर को सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, टीचर की बात को दुनिया तक पहुंचाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अपने बच्चों को एक टीचर के कहे अनुसार चलाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्टर को रोल मॉडल बना के अगर टीचिंग करवाएंगे या पढ़ाएंगे बच्चों को, तो वो एक्टर तो भले ही बन जाए, वो स्टूडेंट अच्छा नहीं बनेगा, ये पक्का है। टीचिंग तो हमारा काम है, वो टीचिंग हमारा डोमेन है, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझें। हम बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर रहे मार्केटिंग के ऊपर, बहुत ही सिंपल लेवल पे, बहुत बेसिक लेवल पे आपको समझा रहे हैं। एनसीईआरटी का कोर्स है। एनसीईआरटी के कोर्स के अंदर, क्योंकि आईएएस पीसीएस के लिए किसी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, इनमें से किसी की शक्ल दिखा के या फोटो दिखा के आप यूपीएससी या पीसीएस क्रैक नहीं कर सकते। एक टीचर जो पढ़ाएगा उसी से आप पीसीएस क्रैक कर सकते हैं, यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। और उसके लिए बेसिक कंसेप्ट किसी डांस कंपटीशन की नहीं, किसी एनसीईआरटी की बेसिक किताबों की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपको एक टीचर के तौर पे यही सलाह दी जा सकती है कि एनसीईआरटी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान दें। और इसके लिए, और नॉर्मली बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि एनसीईआरटी कैसे पढ़े, क्या पढ़े, तो वो एनसीईआरटी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमने ली है। और दोस्तों, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम के अंदर लगभग जो भी आप आईएएस पीसीएस का एग्जाम देंगे, पीटी पूरे का पूरा 100% जो है वो आपका एनसीईआरटी से आता है, और जो मेंस है वो अप्रोक्सीमेट मेंस का 40% जो कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी से होगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों को हम किसी मतलब सेलिब्रिटी को आपके सामने पेश करने की जगह हम सीधा सीधा एक चीज आपको दिखा रहे हैं कि देखो यार, हमने एक कोर्स चालू किया है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है, लाखों रुपए में फीस नहीं रखी, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी बड़ी सेलिब्रिटी को नचा के, बड़े सेलिब्रिटी को एग्जाम्पल देके हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि हमने उन्हें पैसे देंगे तभी आप हमारे पास आएंगे। हम थोड़े से बहुत खुश हैं, थोड़े से के अंदर फीस हमारी 500 रुपीज़ पर मंथ की हमने रखी है, और इस 500 रुपीज़ पर मंथ की फीस के अंदर आप लोगों को हम अच्छे से आपके बेसिक कंसेप्ट तैयार करवा देंगे। इसके साथ साथ हमारे जो मेंस के बैचेस हैं वो भी दोस्तों चालू हो चुके हैं। इसी सीरीज का एक हिस्सा वो मेंस के बैचेस भी हैं। तो जल्दी से जल्दी आप इन कॉन्टेक्ट्स कंसेप्ट्स के ऊपर काम कीजिए, क्योंकि मेंस के अंदर हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का जो बैच है वो चालू हो चुका है, और इसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन टॉपिक चल रहा है, जो अपने आप में बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको पूरी इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट को क्लियर करवा देगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए और हमारे बैचेस से जुड़िए। हम किसी सेलिब्रिटी को नहीं नचाएंगे, हम किसी सेलिब्रिटी से नहीं कहलवाएंगे। मैं ही कह रहा हूं क्योंकि टीचर हूं, और मेरे हिसाब से
अध्यापन जो है वो अध्यापक को ही करना चाहिए। अध्यापन किसी नाचने गाने वाले या किसी इससे ज्यादा उम्मीद ना की जाए तो बेहतर है। और खासकर ऐसे लोग जो पैसे लेके आपको कुछ भी कह सकते हैं, हमारा काम वो नहीं है, हमारा अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो थोड़ी सी हमारे को कि अभी फ्रस्ट्रेशन हो रही है बच्चों से बात सुनकर कि सर वो तो मतलब उस सेलिब्रिटी को डांस करवा रहे हैं और उनकी तो वो सेलिब्रिटी हैं और ये सब चीजें। तो देखो, सेलिब्रिटी आपको पढ़ाने वाले नहीं है, टीचर ही पढ़ाएंगे। और प्रॉपर टीचर, एक्सपीरियंस्ड टीचर के साथ पढ़िएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वी आर नॉट बिजनेसमैन, हम बिजनेसमैन नहीं हैं, हम टीचर हैं। और ना आपको कोई पास कोड और सिक्योरिटी कोड दे रहे या जिसे कहते हैं कि जो स्पेशल पास कोड वगैरह जो होते हैं वो दे रहे, जिसकी वजह से आपको लगे कि हम कुछ सस्ता दे रहे हैं। भाई साहब, 500 रुपये बेसिक फीस है, उसे आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे, जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा है। पीछे रह जाएंगे, फायदा क्या, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है अफगानिस्तान की बर्बादी। अफगानिस्तान की बर्बादी का कारण कौन है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है? हम उसके ऊपर अभी डिस्कस करने वाले हैं। अब टॉपिक के ऊपर अगर डिस्कस करेंगे तो देखो दोस्तों, असलियत में देश की बर्बादी क्या बाहर के देश करते हैं? मेरा मानना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए बाहर के देशों से ज्यादा उसके खुद के देश के लोग जिम्मेदार होते हैं, इतना समझ लीजिए। अब अफगानिस्तान को अगर आप देखेंगे, नो डाउट अफगानिस्तान के ऊपर बार बार हम कह चुके हैं कि ये एक ट्राई जंक्शन पर है। तीन जो सभ्यताएं हैं या चार सभ्यताएं यहां पर आकर एक दूसरे को क्लैश करती हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कॉमन ग्राउंड है इन देशों के बीच में। ये इन देशों के बीच में ऐसा कॉमन ग्राउंड है जहां पर ये सारे के सारे आकर मिलते हैं और कहीं ना कहीं एक पावर को यहां पर टिकने नहीं देते। अब दूसरी सिचुएशन अगर यहां पर मोटे तौर पर देखी जाए ना दोस्तों, तो वो यहां पर जो सिचुएशन है वो ये है कि जो अफगानिस्तान है, इसके अगर आप इसके अंदर पॉपुलेशन का कंपोजिशन देखेंगे तो इस पूरे इलाके के अंदर पश्तून, और खासकर बड़ा इलाका पश्तूनों का जो है वो इस पंजाब और पाकिस्तानों के अंदर भी है और बलूचिस्तान के अंदर भी है। तो ये पश्तून लोग इस तरीके से यहाँ रहते हैं। और पश्तून अगर अफगानिस्तान में देखे जाएं तो अप्रोक्सीमेट 42% यहाँ पर पश्तून है। फिर उसके अंदर हजारा हैं, फिर उसके अंदर ताजिक हैं, फिर उसमें उज़्बेक हैं, और साथ में और इसमें तुर्क भी कुछ हद तक मौजूद हैं। तो ऐसे ऐसे शॉर्ट में देखा जाए तो बहुत सारे समूह यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी तक यदि देखी जाए तो क्या है? अफगानिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन जो मेजॉरिटी प्रॉब्लम है या मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ ये जो लोग अफगानिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के ये जो लोग हैं यहाँ, ये कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, कभी किसी की कॉलोनी नहीं रहे, या फिर, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ कोई यूनाइटेड एम्पायर नहीं रहा, या यहाँ कोई राष्ट्रीय राज्य या फिर नेशन स्टेट जिसे कहा जाता है वो नेशन स्टेट यहाँ डेवलप नहीं हो पाया। यहाँ पर नेशन स्टेट डेवलप नहीं हो पाया, राष्ट्रीय राज्य यहाँ पर डेवलप नहीं हो पाया। अब यहाँ राष्ट्रीय राज्य डेवलप नहीं हो पाया तो यहाँ असलियत में सेंस ऑफ नेशन यानी राष्ट्र की जो भावना है वो विकसित नहीं हो पाई। राष्ट्र की भावना विकसित नहीं हो पाई और ये सारे का सारा रीजन, क्लैन और रिलीजन, समझे, और जिसे कहते हैं एथनिसिटी, इन सब के ऊपर ही ये सारे का सारा सिस्टम चल रहा है। यानी ये लोग किसी भी तरीके से रीजन मतलब क्षेत्र में, समूह में, कबीले में, धर्म में, और यहाँ तक कि एथनिसिटी यानी उसकी क्या नाम है, एथनिसिटी का मतलब प्रजाति के अंदर बटे हुए। जैसे मैंने आपको कहा कि पश्तून हैं, हजारा हैं, ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, इनमें बटे हुए हैं। ये जो वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं, इसके अंदर जो वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं, जो बहुत सारे प्रजातीय समूह हैं, जो धर्म और दूसरे नाम पर भी बटे हुए हैं, असलियत में इन सभी ग्रुप्स के अंदर एक नेशन स्टेट, लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ नेशन, असलियत में यहाँ पर स्पिरिट ऑफ नेशन की यहाँ पर कमजोरी है कि यहाँ पर राष्ट्र की जो भावना है वो विकसित नहीं हो पा रही। अब क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र की भावना विकसित नहीं हो पा रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, ये एथनिक ग्रुप्स जो हैं ये इनके अंदर वार लॉर्ड्स
पैदा होते हैं। और ये जो वार लॉर्ड्स हैं ये एक फियर क्रिएट करते हैं कि भाई दूसरा जो अदर ग्रुप है वो हमारी प्रॉपर्टी और हमारे राइट्स को कब्जा करने वाला है, दूसरा ग्रुप हमारे प्रॉपर्टी और हमारे राइट्स को कब्जा करने वाला है, इसलिए हमें लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए जो वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं इनकी हमेशा राइवलरी बनी रहती है, इनकी हमेशा राइवलरी बनी रही है और आज से नहीं, ये शुरू से इनकी दुश्मनी बनी रही है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब इनकी दुश्मनी है और बनी हुई है और हम लगातार देख रहे हैं कि इनकी दुश्मनी बनी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोग क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के अंदर ये लोग वहां पर असलियत में आपस में लगातार लड़ते रहते हैं और किसी भी एम्पायर को ये तभी जाकर रिकॉग्नाइज करते हैं या किसी भी बादशाह या राजा को तभी जाकर रिकॉग्नाइज करते हैं जब कहीं वो इतना ताकतवर हो जाए और सबके साथ एक कम्युनिकेशन गैप ना रखे और सबसे कुछ ना कुछ बातचीत करते रहे और सबको कुछ ना कुछ फायदा देता रहे। अब अगर यहां देखा जाए कि सबको कुछ ना कुछ फायदा देता रहे तो यही एक रीजन है अफगानिस्तान हमेशा एक बैटल ग्राउंड बना रहा और यहां कोई बड़ा एम्पायर अब्दाली जैसों को छोड़कर या एक दो को और छोड़कर किसी के साथ किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि अफगानिस्तान के अंदर एम्पायर खड़ा कर सके। गौरी गजनी जो थे वो स्ट्रगल में ही लगे रहे, उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर अफगानिस्तान में तो एटलीस्ट ज्यादा लंबे समय तक खड़ा नहीं किया। और यही रीजन है कि जो वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं, वार लॉर्ड्स हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं और कोई भी राजा यहां बना उस राजा को हमेशा कमजोर करने की कोशिश करते रहते हैं। अब यहां सिचुएशन को समझिए, जब ये लोग कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे, उससे लड़ते रहेंगे तो टेंशन हमेशा बनी रहेगी। अब क्योंकि टेंशन बनी रहेगी तो अफगानिस्तान के अंदर यहां कॉन्टिन्यूसली ये ग्रुप कभी भी एक साथ खड़े होकर नहीं दिखाई देते, यानी ये ग्रुप्स हमेशा डिवाइडेड रहते हैं। ये ग्रुप्स कभी उज्बेकिस्तान या रशिया या किसी टाइम पर ये ग्रुप्स रशिया के साथ होते थे, फिर यूएसएसआर के साथ हो गए। इनमें से कुछ ग्रुप हमेशा ईरान के साथ रहेंगे, जैसे हजारा जो है उनके अंदर ईरान का डोमिनेंस अच्छा खासा है। इसी तरीके से कुछ ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान के पश्तूनों के साथ रहेंगे और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो आजकल चाइना से भी अपना पींगे बढ़ा रहे हैं, अपनी यारी दोस्ती बढ़ा रहे हैं। अब समस्या को समझिए, पूरी दुनिया के अंदर जो खासकर इमरान खान भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने आके पूरे का पूरा अफगानिस्तान का सिचुएशन खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका या यूएसएसआर या दुनिया का कोई भी देश आके तब तक इंटरफियर नहीं कर सकता जब तक कि उसके खुद के लोग बाहर के देशों को बुलाकर, अपने यहां बुलाकर वहां पर सिचुएशन को खराब ना कर। भाई सीधी सी बात है, बाहर वाले को आप सब मिलकर घुसने ही ना दें। इंडिया ने ऐसा कई बार किया है। इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट्स कैसी भी रही शुरुआत में, जो ताकतवर कांग्रेस की गवर्नमेंट्स रही, चाहे जवाहरलाल नेहरू के फॉर्म में रही, चाहे इंदिरा गांधी के फॉर्म में, उन्होंने किसी भी बाहरी ताकत को देश के अंदर डोमिनेट नहीं करने दिया। यस, आज तक की हमारी सरकारों की सबसे बड़ी खास बात यह है, हमारी सरकारें कभी भी किसी भी सामने वाले देश से मतलब को इंटरफियर नहीं करने देती इंटरनल मैटर में और उसको खरी खोटी सुना देती है। और इसी वजह से इंडिया के अंदर भले ही हम जितना मर्जी डाइवर्स हों, हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स हो, लेकिन हमारे यहां किसी बाहर की शक्ति को डोमिनेट नहीं करने देते। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है अफगानिस्तान के अंदर कि अफगानिस्तान में छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, वार लॉर्ड्स हैं और उनमें नेशन स्टेट जैसी कोई सिचुएशन डेवलप नहीं हुई है। इंडिया में कैसे डेवलप हो गई? क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड होकर, इकट्ठे होकर अंग्रेजों को भगाया, दौड़ाया, मारा। उसमें हर तरीके का बंदा शामिल था, हर ग्रुप से, हर समूह से हर बंदा बहस कर रहा था, लड़ रहा था, झगड़ रहा था, लेकिन शामिल था। पाकिस्तान भले ही अलग हो गया, लेकिन पाकिस्तान को तो देखो, सीधी सी बात है, वहां तो कुछ बनने की सिचुएशन थी नहीं और आज भी मैं पाकिस्तान को एक देश नहीं मानता। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इमरान खान को एक संजीवनी बूटी दे दी और पूरे के पूरी समस्याओं को झेलने का एक मौका दे दिया। लेकिन अगर आप यहां समझेंगे तो यहां अब ग्रुप्स खुद ही आपस में भिड़े हुए हैं। असलियत में जब एक देश के अंदर छोटे छोटे समूह बटे हुए होते हैं,
छोटे छोटे ग्रुप्स वहां पर बटे हुए होते हैं, तो बाहर की शक्ति को आकर कुछ नहीं करना होता। इन छोटे छोटे देशों के समूहों को या इन छोटे छोटे समूहों को सिर्फ और सिर्फ हथियार, गोला बारूद प्रोवाइड करके उनको पीछे से सपोर्ट करना होता है, पीछे से पुश करना होता है। ये एग्जाम्पल बहुत बार हुआ है। 1839 के अंदर जब जमान शाह भागकर मतलब एक अफगानिस्तान में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, तो जमान शाह जो था वो भागकर पंजाब आया, और जब वो भागकर पंजाब आया तो पंजाब के अंदर महाराजा रंजीत सिंह को ये एश्योरेंस दी गई कि आप भले ही लड़ाई में ना शामिल हो, लेकिन हमें सिर्फ सपोर्ट कर दें ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश आर्मी ने जमान शाह को जाकर काबुल की गद्दी पर बिठा दिया। रशिया वहां पर सीधा नहीं आया, दोस्त मोहम्मद की आर्मी को सपोर्ट किया और कबीलाई लोगों की मदद से उस जमान शाह को मरवा दिया, और यहां ब्रिटिशर्स की दुर्गति हो गई। शॉर्ट में रशिया सामने नहीं आया और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सामने नहीं आई। ब्रिटेन की जो सेना वहां पर गई उसकी वो दुर्गति करी क्योंकि सेना चली गई। तो एक ये जो अफगानी लोग हैं, ये कबीले के वार लॉर्ड्स हैं, एक सीधी सीधी एक लाइन कहते हैं, वो ये कहते हैं जो वार लॉर्ड्स हैं कि भैया असलियत में आप लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर, असलियत में आप लोग जो यहाँ सिचुएशन देख रहे हैं या जो छोटे छोटे हमारे ग्रुप्स हैं, आप जब तक बाहर खड़े हुए हैं तब तक आप हमारे मेहमान हैं, सब चीज है। लेकिन जिस दिन आप हथियार उठाकर हमारे बीच में आ जाते हैं और हम में से किसी के साथ खड़े हो जाते हैं, तो आप हम में से एक हो जाते हैं। और यही रीजन है, फिर हम भले ही इस समय आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद आपके ऊपर हमला करते हुए भी हम देर नहीं लगाएंगे और आपको उतनी बुरी तरह मारेंगे। यानी जब जब कोई भी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर एंटर करती है, तो अफगानिस्तान के लोग उस शक्ति को अपनी ही तरह एक वारलॉर्ड मान लेते हैं और उसका साथ और उससे दुश्मनी उतनी ही शिद्दत से निभाते हैं जितने वो आपस में निभाते हैं। और जब वो बाहर की शक्ति आती है तो उनके ग्रुप्स बनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव, नए वाले की एंट्री नहीं होने देते। या तो वो उसके पक्ष में खड़े होंगे या विपक्ष में खड़े होंगे, लेकिन लड़ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो शक्ति जाती है फिर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। ये अफगानिस्तान की आज से नहीं, शुरू से प्रॉब्लम रही है। और ब्रिटेन ने जब जब वहां पर मिलिट्री इंटरफेरेंस करने की कोशिश करी, ब्रिटेन को मुंह की खानी करी पड़ी, लेकिन ब्रिटेन ने एक काम यहां पर बहुत बढ़िया किया कि ब्रिटेन ने यहां बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश करी। रशिया ने भी जब तक अफगानिस्तान के अंदर एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश करी तब तक बहुत बढ़िया था, लेकिन रशिया ने 1979 के अंदर ईरान से इंस्पायर होकर, ईरानियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर एकदम से जब अफगानिस्तान के अंदर एंटर करता है दोस्तों, तो वहां एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और सारे वार लॉर्ड्स जो हैं वो या तो रशिया के साथ थे या रशिया के खिलाफ थे। और यहां असलियत में जैसे ही रशिया अंदर एंटर करता है, या यूं कहें यूएसएसआर एंटर करता है, यूएसएसआर के एंटर करते ही अमेरिका को यहां पर मौका मिल जाता है यूएसएसआर के अगेंस्ट अपनी कॉन्स्पिरेसी करने का, अपने षड्यंत्र करने का। और यहां यूएसए ने कुछ नहीं किया, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान की सपोर्ट लेके, पाकिस्तान की सपोर्ट लेके यहां जो कबीलाई लोग थे उनको कुरान का वास्ता देकर, कुरान का वास्ता देकर के भाई आपका रिलीजन इज इन डेंजर है, रिलीजन इज इन डेंजर, आपका जो धर्म है वो खतरे में है, तो धर्म खतरे का वास्ता देकर साथ में AK-47 और बहुत से दूसरे हथियार प्रोवाइड कर दिए। नतीजा क्या हुआ, इन्होंने यूएसएसआर को मार भगाया। लेकिन असलियत में हथियार किसने उठाए, वहां के आम लोगों ने। किसके खिलाफ उठाए, भले ही बाहर वाले के खिलाफ उठाए, लेकिन आपस में अपने दूसरे लोगों की तो मारा। तो सवाल यही है, असलियत में भले ही हम यूएसएसआर को कहें कि वो इंटरफियर कर रहा था, लेकिन असलियत में यूएसएसआर को बुलाया किसने और उसे इंटरफियर करवाया किसने, उसे इंटरफियर करवाया किसने, ये सिचुएशन देखने लायक थी। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो जब 2001 के अंदर अमेरिका एंटर करता है तो लोग अमेरिका को दोष देते हैं, लोग अमेरिका को दोष देते हैं और पाकिस्तान को दोष देते हैं। लेकिन असलियत में यार अमेरिका से अगर पूछा जाए, अमेरिका ने सिर्फ हथियार भेजे, हथियार उठाए किसने, वहां के आम लोगों ने। अमेरिका को बुलाया किसने, वहां के आम लोगों ने, वहां के कबीलों ने कि आप हमारा साथ दीजिए, हम दूसरे कबीले को हराएंगे। नतीजा क्या होता है, अमेरिका को वहां पर ग्राउंड जो मिलता है वहां के लोकल कबीलों से ही मिलता है।
अब रही बात, हम अक्सर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं या पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं, बदनाम तो वो है ही है, बस उसका चौक पे खड़े होके मतलब बिना कपड़ों के घूमना बाकी रह गया है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर हम आरोप लगाते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो डर्टी गेम खेल रहा है। असलियत में सामने किसी भी देश में डर्टी गेम खेलने के लिए आपके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपको उस डर्टी गेम खेलने के लिए वहां पर अपने प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो वहां के लोकल्स होते हैं। तो असलियत में वहां के लोकल प्लेयर्स हैं कौन जो ये डर्टी गेम खेल रहे हैं? तो आंसर ये है, वहां के खुद के लोग हैं। तो जब हम आरोप लगाते हैं, जब हम एलिगेशन लगाते हैं, जब हम आरोप लगाते हैं कि भैया ये जो लोग हैं ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड ऑल, और हमारे देश में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो किसी भी बाहर देश का आदमी अपने देश में, अफगानिस्तान के अंदर आके, किसी भी देश के अंदर आकर इंटरफियर तब तक नहीं कर सकता जब तक अपने ही देश में गद्दार ना हो या नासमझ लोग ना बैठे हुए हों। तो यहां समझिए, यहां गद्दार और नासमझ लोग इनके देश में खुद बैठे हुए हैं जिनके अंदर राष्ट्र की भावना नहीं है, जिनके अंदर राष्ट्र यानी देश की भावना नहीं है। इनके अंदर असलियत में राष्ट्र की भावना की जगह सिर्फ एक भावना है कि मुझे हर हालत में अपना दायरा बढ़ाना है और सामने वाले वारलॉर्ड को हराकर, सामने वाले कबीले को हराकर अपना वहां पर दबदबा स्थापित करना है। और इसी सिचुएशन के अंदर ये लोग हर टाइम लगे रहते हैं और यही एक रीजन है कि ये लोग कभी भी कामयाब, मतलब हमेशा लड़ते रहेंगे। भाई यूएसएसआर चला गया, क्या शांति से रह पाए? नहीं रह पाए, क्योंकि इनमें राष्ट्र की भावना नहीं है, इनमें अपने कबीले को आगे बढ़ाने की, अपने कबीले को ताकतवर बनाने की भावना है। क्या तालिबान यहां शांति से रूल कर पाएगा? आंसर है नहीं। भले ही अभी सिचुएशंस किस तरीके से भी हैं, अगर आप देखेंगे तो चाइना अपनी गोटियां स्टैब्लिश कर रहा है, पाकिस्तान अपनी गोटियां स्टैब्लिश कर रहा है, रशिया अपनी तैयारी कर रहा है, ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है, और इंडिया जो है अभी सोच रहा है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यहां पर कहीं ना कहीं कमजोरी दिखा रही है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन दोस्तों देखो, असलियत में दुश्मन उस अफगानिस्तान का कौन है, उस पर सोचिए। अफगानिस्तान का जो दुश्मन है वो कोई और देश नहीं, अफगानिस्तान का दुश्मन वो खुद है। अफगानिस्तान खुद अफगानिस्तान का दुश्मन है, अफगानिस्तान के लोग खुद अफगानिस्तान के दुश्मन है। दूसरे देश, किसी देश के ऊपर आरोप लगाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। और इससे हमें भारत के लिए शिक्षा मिलती है कि भारत में असलियत में क्या, भारत को किससे सबसे बड़ा खतरा है? तो आंसर समझ लीजिए, किसी भी देश को किसी भी बाहर के देश से तब तक खतरा नहीं होता जब तक आपके अपने अंदर के देश के लोग, अंदर के लोग उसको अपने खिलाफ षड्यंत्र ना कर रहे हैं। तो भारत को सीख लेनी चाहिए कि हमें रीजनलिज्म के नाम पर एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करने चाहिए। आसाम और मिजोरम वाला जो मामला है, वो तूल जो पकड़ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। आने वाले समय में क्या होगा इस अफगानिस्तान में वो बताया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल आप बेसिक तौर पर देख सकते हैं कि असलियत में ये लोग आपस में खुद के ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। इसमें किसी दूसरे को हम दोष नहीं दे सकते। बाकी समय के साथ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।